प्रीवियस क्लास में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में बेसिक बताया था कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और नेग्लिजिबल इन साइज। कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस स्मॉलर होता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, एक तो सिंपली ये दो पॉइंट मास के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिक ये है कि ऑलरेडी हम लोग इसको ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन में इसका सारा डिटेल्स पढ़ेंगे। और नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि दो पॉइंट मास है, एक m1 है और दूसरा m2 है। इन दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन कर देते हैं लाइन, तो यहां पर जो फोर्स एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसको जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, इसी के अलोंग फोर्स एक्सर्ट होता है। अब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो F इजिकल टू कॉन्स्टेंट G हम लोग यूज करते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये G का वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये यूनिट हो गया। G को जब आप लिखोगे तो फोर्स के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो फोर्स का न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और मासेस डिनोमिनेटर में जाएगा तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ यहां पर ये चीज जान रहे हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस एग्जिस्ट करता है, ये पहला पार्ट। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा बिटवीन टू मासेस, और ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर। तो पहला कैरेक्टर ये मिल गया। तो यहां पर यही है, वीकेस्ट फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने कहा कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ जाते हैं, सबसे कम डिस्टेंस होता है न्यूक्लियॉन्स का। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियर साइज कहलाता है, जिसका वैल्यू होता है 10⁻15 मीटर, जिसको फर्मी कहते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज होता है 10⁻10 मीटर, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। तो वहां से लेकर के ये इंफिनिटी तक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच हम ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जब फोर्स निकालते हैं तो वो नेग्लिजिबल इन साइज हो जाता है, तो उसकी जगह पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है। तो रेंज वहां से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज, एटॉमिक साइज टू इंफिनिटी। तीसरा पॉइंट हो गया कि यहां पर ये जो G का वैल्यू है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि हर जगह पर यही वैल्यू होगा, बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, बिटवीन सन एंड अर्थ, सब जगह G का वैल्यू सेम रहेगा। हमारे और अर्थ के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके लिए भी G का वैल्यू सेम रहेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू मासेस। ठीक, नेक्स्ट है नेग्लिजिबल कहा, और ये डोमिनेट्स करता है इन केस ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज एंड देयर मोशन। तो ये इसके मेन कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में नोट कर चुके थे। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्स है और वो फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। यहां से आप भी नोट करेंगे, वो प्रीवियस क्लास का हमने बताया था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। ठीक है, या सिंपली लिख सकते फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, कह सकते हो सिंपली। तो ये हो गया हमारा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चार्ज यदि पॉजिटिव है तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। हो गया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिख लिया, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक, और ये नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यहां पर सिंपली हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं या इसके वैल्यू को लिख रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है। तो इनके बीच जब फोर्स हम लोग लिखते हैं ना, तो इस फोर्स का वैल्यू होता है यहां पर 1 आगे हम लोग पढ़ेंगे 12th में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसको हम लोग 9 × 10⁹ या बिटवीन द एयर्स, एयर यदि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच है तो ये वैल्यू होता है। इसका मतलब ये नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक, हो गया, लिख लिया ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जितने भी लार्ज फोर्सेस है, मैक्रोस्कोपिक लार्ज एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल, जिसमें हम लोग कहते हैं कि पुश और पुल और बाई कांटेक्ट, यदि दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता। जैसे एक रोप में कोई ब्लॉक को सस्पेंड कर दो तो जो टेंशन होता है, इसी तरह से जैसे एक बॉडी स्लाइड कर रहा है किसी सरफेस पे तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक, इसी तरह से मान लो कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब यहां पर सीधा हम लोग कह देते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब हो गया कि बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज। दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन है, आपने ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया तो जो टेंशन एक्ट करेगा, एक बॉडी स्लाइड कर रहा है सरफेस पे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। स्प्रिंग को एक्सपैंड किया, डिफॉर्म हो गया, स्प्रिंग का साइज बदल गया, स्प्रिंग वायर में कन्वर्ट हो गया, तो ये सारे फोर्सेस जो एक्ट करते हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। समझ में आ गया क्लियरली 100%? तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे काम का है। अब आ जाए नेक्स्ट है यहां पर हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे चार बेसिक है, ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड वीक, और इसी में सारे पार्ट आ जाएंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या हुआ? बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ठीक, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि जैसे ये आपके न्यूक्लियस हैं, अब ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच जो फोर्सेस लगेंगे, यह न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर अराउंड द न्यूक्लियस। तो बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, सबका वैल्यू सेम आएगा। क्लियर? तो यहां पर सिंपली इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक, और फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हो गया? नोट कर लिया? चलिए अब आ जाए वीक फोर्स, लास्ट। अब फिर हम लोग कांटेक्ट फोर्स वगैरह ही पढ़ेंगे। वीक फोर्स का मतलब क्या है? ये सिंपली कहता है बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स लगता है, ठीक। आप इसको लंबा डेफिनेशन मत लिखोगे, ओनली लिखोगे इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक। द रेंज ऑफ वीक फोर्स, वीक फोर्स का जो रेंज है वेरी स्मॉल। और ये कहां एक्ट करता है? ये सिंपली इसके एक्शन से क्या होता है, तो ये लिखा जाता है अंडर इट्स एक्शन न्यूट्रॉन कैन बी चेंज्ड इन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन कैन चेंज इन टू अ न्यूट्रॉन। यहां पर ये वीक फोर्स एक्ट करता है। Under this action, proton is converted into neutron and neutron is converted into proton. समझ में आ गया? क्लियर? अब यहां पर सारे फोर्स को एक साथ समराइज करते, तो ये रेंज है हमने लिखा, देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, ग्रेविटेशनल, सबका रेशियो निकाला। न्यूक्लियर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻², वीक 10⁻⁷ एंड ग्रेविटेशनल 10⁻38। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? न्यूक्लियर। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स is equal to 10⁻² times of electromagnetic. Nuclear is 10⁷ times of weak force. Nuclear force is 10�38 times of gravitational force. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया न्यूक्लियर फोर्स। हो गया? नोट कर लिया? चलो इरेज करें, अब आ जाए आगे। नेक्स्ट कहता है यहां पर बेसिस ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट के बेसिस पे हम लोग फोर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब जो भी फोर्स इनवर्सली डिपेंडेंस होगा डिस्टेंस का, जिसमें कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक, फील्ड फोर्स। जो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है,
तो फील्ड फोर्स का दो पार्ट, ग्रेविटेशन फोर्स में भी 1/r², इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी 1/r²। तो फील्ड फोर्स के कैटेगरी में दो आ गए, एक ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हो गया, नोट कर लिया? ठीक है, दो एग्जांपल, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों में इनवर्सली डिपेंडेंस है, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। चलिए नेक्स्ट आ जाए, कांटेक्ट फोर्स। ये कहता है कि फोर्सेस विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडीज बाय शॉर्ट रेंज एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। When two objects come in contact, they exert contact forces on each other. जब दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन हो रहा तो उनके बीच जो फोर्स है उसी का नाम कांटेक्ट फोर्स का। ठीक, तो सिंपली इसमें आप इजीली लिख सकते हैं, when two objects come in contact, they exert a force on each other known as contact force. Last line, simply, बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं। When two objects come in contact, they exert a force on each other known as contact force. हो गया, गुड। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट है, कांटेक्ट फोर्स में ही पहला नॉर्मल फोर्स। अब यहीं से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मल फोर्स कहता है कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। It measures how strongly the surfaces in contact are pressed against each other. It is the electromagnetic force. अभी का हमने ये जितने भी दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, जो फोर्सेस एक्सर्ट करता है, उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स हम लोग मेजर कैसे करते हैं और कहां ये एक्ट करता है? अब देखो ध्यान से, लिख लिया? अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सब, और दूसरा फोर्स आ जाएगा टेंशन। टेंशन स्ट्रिंग में जब एक्ट करता तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्ट्रिंग को जब हम पुल करते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स जो एक्सर्ट करता उसका नाम टेंशन है। यदि आप स्ट्रिंग को पुल नहीं करोगे तो टेंशन 0 होगा। तो ये दोनों कांटेक्ट फोर्स और टेंशन
या नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में आ गया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ये क्लासरूम में पोडियम या सिंपल एक टेबल रखा है। अब इस टेबल के 4 लेग्स हैं। ठीक, ध्यान देना, नोट कर लिया टेंशन। अभी डेफिनेशन की कोई जरूरत, ऐसे लिख लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो बहुत इजी लगेगा। अब ये देखो 1 2 3 4 लेग्स है। अब ये चारों लेग्स सरफेस पर प्रेस कर रहा है, तो सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो सरफेस भी क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। तो ये देखो सरफेस पर एक्ट किया। ठीक, ये हमने जो कहा वही चीज लिखा हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जहां जरूरत पड़ेगी वो बताएंगे। अब क्या हुआ देखो, सरफेस पे, ये सरफेस है, इस सरफेस पे फर्स्ट लेग ने N1 फोर्स एक्सर्ट किया, फिर दूसरा वाला लेग ने N2, तीसरे वाले लेग ने N3 और फोर्थ ने N4। और ये चारों फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट किया, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। अब हम खड़े हैं तो हमारे 2 लेग्स, तो हमारा क्या होगा? सरफेस पे 2 नॉर्मल एक्ट करेगा, सरफेस भी इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल ऊपर एक्ट करेगा, और वो हमारे वेट को बैलेंस करेगा। इसका मतलब 4 लेग्स के चारों पार्ट या चारों लेग्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन N1 ऊपर लगा, N2 ऊपर लगा, इसी तरह से N3 ऊपर लगेगा, और फिर N4 ऊपर लगेगा। और ये सब का सम किसके इक्वल? mg के इक्वल। आगे समझ में यहां तक? ठीक, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। अब नोट कहां करेंगे? वो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये नॉर्मल फोर्स, जैसे देखो यहां पर कहता है कि 2 ब्लॉक है। अब ये दोनों ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, क्या इसके बीच नॉर्मल फोर्स लगेगा? कहता है कि स्मूथ सरफेस पर है और नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, नहीं लगेगा, क्योंकि किसी तरह का यहां पर ब्लॉक न पुश कर रहा है न किसी तरह से पुल कर रहा है, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, इसलिए दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, इसलिए कहता है नॉर्मल इज डिपेंडेंट फोर्स, इट कम्स इन रोल व्हेन सरफेस प्रेसेस द अदर। एक सरफेस दूसरे पर प्रेस करेगा तभी नॉर्मल लगेगा। समझ में आ गया? अब सेकेंड एग्जांपल, ड्रॉ नॉर्मल फोर्सेस ऑन द मैसिव रॉड एट पॉइंट 1 and 2 एज शोन इन फिगर। अब ये रॉड है, यह एक लैडर है, और ये दीवार के सहारे हमने लगा दिया। अब कहता नॉर्मल बताओ, तो जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां वहां नॉर्मल लगेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है वो देखते हैं। एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां, इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये लाइन क्या है? एक्स की तरह हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये आ गया नॉर्मल। ठीक, ये वाला वर्टिकल ऐसे है, ध्यान देना। ठीक, लेकिन ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे है, तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगेगा।
इसलिए इसका नॉर्मल इस ये जो लैडर है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा N2। यदि ये लैडर यहीं तक होता तब नॉर्मल ऐसे लगता। इसलिए N1 N2 परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम है, आज 7:10 तक हम लोग ड्रॉप कर देंगे क्लास। कल से